प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक लाइफ टाइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है एस्केपिंग द मैड हाउस, द नीली ब्लाय स्टोरी। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्टर है कैरन मॉनक्रॉफ। IMDb पर इसका रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और 94% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड मूवी है, मगर स्टार्टिंग में मैं कुछ भी रिवील नहीं करने वाली, इससे मूवी की सस्पेंस खराब हो सकती है। पहले हम बात करेंगे इस फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में और उसके बाद जानेंगे नीली ब्लाय की असली कहानी। साल है 1887, प्लेस न्यूयॉर्क। हम पहुंच जाते हैं ब्लैकवेल्स आइलैंड के एक मेंटल असाइलम में। ब्लैकवेल्स असाइलम मिलते हैं एक 23 साल की लड़की से जिसे न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर्स में द मिस्ट्री गर्ल टाइटल दिया गया है। ये लड़की न्यूयॉर्क के सड़कों पर घूमते हुए मिली थी, कंप्लीटली डिसोरिएंटेड हालत में। उसे देखकर ही लग रहा था उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। बाद में टेस्ट करने पर पता चला वो तो एमनेशिया की पेशेंट है। उसे तो अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि उसका नाम है नीली ब्राउन। ग्रेजुअली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते होते वो पहुंच गई इस नोटोरियस ब्लैकवेल्स असाइलम में। लगातार कुछ दिनों तक उसके डिस्क्रिप्शन के साथ पेपर्स में ऐड दिया गया। कुछ लोग आए भी उसे देखने, मगर किसी ने भी उसे क्लेम नहीं की। एक्चुअल में मैक्सिमम लोग इस मिस्ट्री गर्ल को देखने आए थे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जेन्युइनली किसी को ढूंढने तो बहुत कम लोग ही आए थे। तो नीली के नसीब में तो घर वापस जाना नहीं हुआ। इधर इस असाइलम में उसकी जिंदगी जैसे नरक बन चुकी थी, क्योंकि ये असाइलम ट्रीटमेंट फैसिलिटी कम और जेल ज्यादा लगता है। यहाँ पर पेशेंट को किसी प्रिजनर की तरह कैद करके रखा जाता है और ट्रीटमेंट के नाम पे उन्हें अब्यूज किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, जिससे उनकी कंडीशन इंप्रूव होने की जगह और खराब होती जाती है। इस इंस्टीट्यूट की हेड है मेट्रॉन ग्रेडी। वो काफी स्ट्रिक्ट है और उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रफ है। वो इन पेशेंट्स से जानवरों जैसा सलूक करते हैं। उनसे सभी डरते हैं। उनके निगरानी में आज तक एक भी पेशेंट यहाँ से भाग नहीं पाई। उन्हें इस बात का बहुत नाज है, मगर निगरानी के नाम पे ये लोग इन पेशेंट को जैसे कंट्रोल करते हैं वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग हर एक पेशेंट को भारी बूट्स पहना कर रखते हैं, साथ में उन्हें बोल से टाइट भी किया करते हैं, एक्स्ट्रा टाइट। इससे वो लोग भाग नहीं पाएंगे। इनफैक्ट भागना तो दूर की बात है, इन बूट्स में वो लोग ठीक तरह से चल भी नहीं पाते। उनके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाता है, जो उनके फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नीली के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके जूते को इतना टाइट किया जाता है कि वो अपने लेग्स को फील ही नहीं कर पा रही थी। एक आदमी उसे देखने आया था जो अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। उसे तो उसकी बीवी नहीं मिली, मगर उसके बातों से, इनफैक्ट एक पर्टिकुलर वर्ड बैट से नीली की मेमोरी ट्रिगर करती है। उसे कुछ धुंधली सी इमेजेस नजर आने लगते हैं एक आदमी का जिसे वो प्यार करती है। उसे वो पहचान तो नहीं पाती, मगर ये फीलिंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसे फील होता है उसके साथ इस बैट वर्ड का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। मीटिंग खत्म हो चुका था, उसे हॉल में वापस जाना था, मगर जाने से पहले वो अपने प्राइमरी डॉक्टर जोसिया से ये बात शेयर करती है। ये डॉक्टर उसे और ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, मगर इतने तकलीफ में उसके लिए कंसंट्रेट कर पाना इम्पॉसिबल हो रहा था। नीली डॉक्टर जोसिया को अपने शूज के बारे में बताती है। अब ये डॉक्टर काफी काइंड हार्टेड थे। वो अपने पेशेंट्स को रियल ट्रीटमेंट देना चाहते थे, टॉर्चर नहीं। और उन्हें यह भी पता था फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वो नीली को साथ लेकर जाते हैं ग्रेडी के पास इन बोल्स को लूज करने, मगर ग्रेडी Like a pink Friday sale, biggest ever. Eyeliner, eyeshadow, match it, kill it. Hair serum. ग्रेडी के पास इन बोल्स को लूज करने, मगर ग्रेडी के पास तो कुछ और ही बहाना था। उनका कहना था उनके पास इस हॉल में 45 पेशेंट्स हैं। दैट मीन्स 90 शूज। उन्हें दिन में 2 बार ये शूज टाइट करना पड़ता है, मतलब ऑल टोटल 180 टाइम्स। और उनके पास स्टाफ है सिर्फ 3। वो लेक्चर देने लग जाती है कि इतने कम लोगों के साथ इस फैसिलिटी को संभाल पाना कितनी मुश्किल है, उन पर कितना ज्यादा प्रेशर है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऊपर से अगर वो लोग बोल्स को लूज भी करने लग जाए तो उन्हें तो पूरा दिन झुककर ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर जोसिया चुपचाप सब कुछ सुनते हैं और फाइनली उनकी बात खत्म होने के बाद ग्रेडी के हाथ से चाबी छीन कर खुद ही बोल्स को लूज कर देते हैं। उन्हें पता है ग्रेडी इस बात को इतने आसानी से भूलने वाली तो नहीं है। स्टिल अपने पेशेंट के वेलबींग के लिए उन्हें इतना तो करना ही था। पेशेंट्स को नहलाने का वक्त आ चुका था। सभी को बाथरूम में ले जाया जाता है और शुरुआत होती है और एक दहशत की। आज सबसे पहले न्यू कमर्स को नहलाया जाएगा।
तो उन्हें एक लाइन में खड़ा करके सबके सामने नंगा करके उन पर बर्फीला पानी डाल देते हैं ये लोग। ऊपर से सारी खिड़की भी खोल देते हैं जिससे ये लोग ठंड में कांपने लगे, सर्दी में उनके शरीर पे भी बर्फ जम जाए। ये तो इन नर्सेस के लिए एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है। इसी बाथरूम में नीली के साथ मुलाकात होती है एक न्यू कमर लॉटी हॉलिस्टर की। वो एक काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। अनफॉर्चुनेटली किसी कारण के वजह से आज वो इस नरक में पहुंच चुकी है, मगर उसे पूरी उम्मीद है कि उसके हस्बैंड और पिता जरूर उसे ढूंढने आएंगे। लेकिन फिलहाल तो उसे ये सारे टॉर्चर्स झेलना ही होगा। वो सबसे ज्यादा अपने बच्चे को मिस कर रही थी। उसके पास अपने बच्चे का एक ब्लू ब्लैंकेट भी था जिसे इन लोगों ने छीन लिया है। ब्रेकफास्ट का वक्त हो रहा था तो कैफेटेरिया की तरफ जाते वक्त उसे हॉल में एक रॉकिंग चेयर दिखता है जिसे देखकर वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। एक ऐसे ही चेयर पे बैठकर वो अपने बच्चे को लोरी सुनाया करती थी। वो इस वाले चेयर पे भी बैठना चाहती थी मगर नीली उसे रोक लेती है। ये चेयर ग्रेडी यूज करती है और उसे किसी का इस पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी ने अगर गलती से भी इस पर बैठ गई, कोशिश भी की, तो या तो उसे व्हिप किया जाएगा या फिर उसका काम दुगना कर दिया जाएगा। वैसे उन्हें यहाँ पर बहुत सारा काम ऑलरेडी करना पड़ता है। इस पूरे हॉल को क्लीन रखना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना और भी बहुत सारे रेगुलर चॉर्स। और अगर कोई काम ना हो तो उन्हें ऑलरेडी क्लीन किए गए फ्लोर को घिस घिस कर दोबारा ब्रश करने के लिए कहा जाता है जब तक वो किसी मिरर की तरह शाइन ना करे। नीली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि लॉटी के साथ ऐसा कुछ भी हो, तो वो उसे डाइनिंग रूम में ले जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर मेट्रन ग्रेडी और 3 नर्सेस इन पेशेंट्स के साथ ही खाना खाने बैठे हैं, मगर वो खा रहे हैं चिकन, फ्रूट्स, पाई, केक, राइस और भी सारे माउथ वाटरिंग आइटम्स। और उनके ही सामने बैठे ये बेचारे पेशेंट्स खा रहे थे एक बहुत ही घिनौनी दिखने वाली चिपचिपी सी मिक्सचर। गॉड नोज उसमें क्या डाला गया है, मगर उन्हें यही खाना होगा, यही यहाँ का नियम है। लॉटी इसे खाने से मना कर देती है और बस कुछ ही घंटे का देर है, उसके बाद वो घर चली जाएगी। तब तक वो भूखी ही रह सकती है। आफ्टर ऑल वो एक हॉलिस्टर है। अब इस हॉलिस्टर वर्ड से भी नीली को कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो खुद को देखती है हाथ में न्यूज़पेपर लिए इस वर्ड को बार बार दोहराते हुए, मगर ठीक से कुछ भी याद नहीं कर पाती। उसे सिर्फ इतना पता है, एक दिन सुबह जागने के बाद उसने खुद को यहाँ पर पाई। उससे पहले उसे कुछ भी याद नहीं। यहाँ पर उसे पता चला है कि उसके आने के बाद ग्रेडी ने उसे एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट भी दी थी, मगर उसे उस ट्रीटमेंट के बारे में भी ठीक तरह से कुछ याद नहीं। तो उससे पहले की बात कैसे याद होगी? उस रात भी सोने जाने से पहले एक नर्स उसके जूते की बोल्ट्स एक्स्ट्रा टाइट कर देती है इंटेंशनली। प्रोटेस्ट करने पर उसे धमकाती भी है कि अगर उसने उससे ऊंची आवाज में बात की तो उसे रिट्रीट में भेज दिया जाएगा जहां डॉक्टर जोसिया उसे बचा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट डे काउंसलिंग के वक्त नीली डॉक्टर जोसिया से इस इंस्टीट्यूशन की ट्रू कंडीशन शेयर करने की कोशिश करती है, जिससे ये डॉक्टर शायद अनजान है क्योंकि वो भी यहाँ पर बस कुछ ही दिन पहले आए हैं। नीली उनसे कहती है यहाँ पर पेशेंट्स को बेवजह पनिश किया जाता है, किसी को नेकेड करके बर्फीले पानी में डुबोकर रखा जाता है, तो किसी को ब्रूमस्टिक से मारा जाता है और किसी को तब तक भारी पत्थर उठाने के लिए कहा जाता है जब तक वो सेंसलेस होकर गिर ना जाए। ऐसे सिचुएशंस में इतने फिजिकल प्रेशर में कोई कैसे स्ट्रेट सोच सकता है? ऊपर से कभी कभी उन्हें कम मात्रा में पॉइजनस सेडेटिव्स भी इंजेक्ट किया जाता है। सबसे बात करके नीली को एक बात तो क्लियरली समझ आ चुकी है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग ही पागल नहीं हैं। ऐसे सिचुएशन में डाल के सुबह से शाम तक उनका मुंह बंद रख के उन्हें पागल बना दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनकी जुर्म सिर्फ इतनी है कि उनके पास पैसा नहीं है या फिर उन्हें इंग्लिश नहीं आती, वो लोग किसी दूसरे देश से बिलोंग करते हैं। ये लोग तो कम्प्लीटली सेन है, मगर यहाँ पर आने के बाद मेट्रन ग्रेडी के स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर रह के इनसेन बनते जा रहे हैं। ये तो डॉक्टर जोसिया को भी पता है कि ग्रेडी कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, मगर उनके ट्रीटमेंट की वजह से ही आज नीली ऐसी बात बोल पा रही है। क्योंकि पुराने फाइल से उन्हें पता चला है कि जब वो यहाँ पर आई थी तब तो वो बिल्कुल ही पागल थी, ऐसी बातें बोल रही थी जिनका कोई मतलब ही नहीं। ग्रेडी के ट्रीटमेंट की वजह से ही उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आई, मगर वो रियलिटी में वापस आ चुकी है। लेकिन ये टाइट शूज, इसका क्या होगा? ये लोग तो डॉक्टर जोसिया की बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो डॉक्टर जोसिया भी एक नया तरीका अपनाते हैं, चुपके से एक दूसरी चाबी बना लेते हैं जिससे वो उन बोल्ट्स को लूज कर पाए। अब ये डॉक्टर उसके लिए इतना कर रहे थे तो नीली उनसे और एक फेवर भी मांग लेती है। असल में लॉटी अपने बेबी को बहुत मिस करती है, पूरी रात रोती रहती है, तो नीली को लगता है उसे उस रॉकिंग चेयर पर बैठने से
कुछ कंफर्ट मिलेगी। डॉक्टर जोसिया वैसा ही करते हैं और लॉटी को घर जैसा फील भी होता है, उसे सच में ही कंफर्ट मिलती है। मगर तभी वहाँ पर सारे के सारे पेशेंट्स आ जाते हैं और एक केओस क्रिएट हो जाती है। वो डॉक्टर तो बहुत घबरा जाते हैं और एक नर्स लैला जाकर ग्रेडी को खबर भी दे देती है। मगर नील बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं दिख रही थी, क्योंकि यही तो वो चाहती थी, ये सब उसका प्लान था। वो सबके नजरों से बचकर ऊपर ग्रेडी के कमरे में जा पहुंचती है, जिसका दरवाजा हड़बड़ी में लैला ने खुला छोड़ गई थी। नीली को ग्रेडी के डेस्क से लॉटी का ब्लैंकेट और एक डायरी मिलती है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसे छूकर ही उसे फील होता है कि ये उसका है। वो उसे छुपाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहां पर नर्स फेल्टन आ जाती है। वो एक न्यू एम्प्लॉय है और बाहर रिसेप्शन में ही मेनली उसका काम है, तो वो पहली बार नीली को देख रही थी और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो यही तो है दी फेमस मिस्ट्री गर्ल जिसके बारे में पेपर्स में इतना कुछ लिखा गया है। शी इज रियली फेमस। नीली समझ चुकी थी ये फेल्टन उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड है, तो जैसे ही उसे ग्रेडी की फुटस्टेप सुनाई देती है, वो फेल्टन को वो डायरी और ब्लैंकेट छुपाने के लिए कहकर खुद कर्टेन्स के पीछे छुप जाती है। इस बार तो वो किसी तरह से बच गई, मगर मेट्रन ग्रेडी के रॉकिंग चेयर पे बैठने के जुर्म में उन सभी को कड़ी सजा सुनाई जाती है। माइनस टेम्परेचर में उन्हें विदाउट एनी रीजन बाहर बर्फ में रखा जाता है। इसी बीच फेल्टन नीली को उसकी चीजें वापस करती है और नीली उस ब्लैंकेट को पास करती है लॉटी के पास, छुपा कर रखने के लिए कहती है। उस डायरी को लेकर नीली जाती है डॉक्टर जोसिया के पास। उसे इसी डायरी में कुछ ऐसे लाइंस मिली है जो क्लियरली उसके सैनिटी को ही दर्शाती है। उस पे लिखी है कि कैसे एक पेशेंट को नर्सेस ने चोक करके क्लोसेट में घंटों तक बंद रखा, कैसे एक ओल्ड लेडी को यहाँ पर भेजा गया सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है और उनके पास जाने की और कोई जगह नहीं। ये सारे फैक्ट्स हैं। ये राइटिंग भी नीली की ही है, मगर उसे याद तक नहीं उसने कभी ये डायरी यूज की थी। नीली के सेफ्टी के लिए डॉक्टर जोसिया उस डायरी को अपने पास रख लेते हैं, मगर रात में लॉटी के पास उस ब्लैंकेट को देख लेती है ग्रेडी। उसे सुबह ही शक हुआ था कि कोई उसके डेस्क के साथ छेड़खानी की है, तो उसे लगता है कि वो जरूर हॉलिस्टर ही थी, तो उसे रिट्रीट में ले जाने का ऑर्डर दिया जाता है। मगर नीली उन्हें रोकती है, अपनी जुर्म कबूल करती है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इस लड़की को ग्रेडी सहन नहीं कर पा रही थी। उसके बात बात पर जवाब देने की आदत, प्रोटेस्ट करने की आदत, और अभी डॉक्टर जोसिया के साथ उसकी बढ़ती हुई नजदीकी। ग्रेडी को सब कुछ पता था, कैसे डॉक्टर चोरी छुपे चाबी कॉपी करके उसके बोल्ट्स को लूज किया करते हैं, कैसे हर बात पे उसे सपोर्ट किया करते हैं। तो अब जब ग्रेडी को मौका मिला है तो वो हर बात का बदला एक साथ लेने की डिसाइड करती है। नीली को कैरेक्टरलेस प्रूफ करके लेसन सिखाने के लिए ले जाती है टॉर्चर चेम्बर में, और ये पनिशमेंट बहुत ही भयानक थी। उसे टेबल से बांध के उसके प्राइवेट पार्ट में लीचेस छोड़ दिए जाते हैं। नीली की दर्दनाक चिल्लाहट पूरे हॉल में गूंजने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर जोसिया खुद आते हैं उससे एक बात शेयर करने। उन्हें एक रिसर्च में पता चला है फ्रांस में एक लड़की को समुद्र से रेस्क्यू की गई थी। अभी तो वो फिजिकली बिल्कुल ही ठीक है, मगर उसकी मेमोरी कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। डॉक्टर्स ने इसका कारण बताया है ऑक्सीजन की कमी। तो डॉक्टर जोसिया को भी लगता है कि शायद नीली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मगर नीली को ऐसे कोई भी एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं। इनफैक्ट उसे तो कुछ भी याद नहीं, सिर्फ कुछ इमेजेस बार बार उसके सामने आ जाते हैं, मगर उनका मतलब नीली समझ नहीं पाती। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसे यहाँ से भागना ही होगा एट एनी कॉस्ट। एक दिन नर्स फेल्टन से उसे पता चलता है इस आइलैंड पे आने जाने का बस एक ही रास्ता है, फेरी, मगर वहां पर भी टाइट सिक्योरिटी है। मगर फेल्टन का एक भाई है जो फिशरमैन है और वो कभी कभी उससे मिलने आ जाता है। नीली डिसाइड करती है उसे फेल्टन की ही मदद चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ज्यादा दिन रहने से कोई भी सेन पर्सन पागल बन सकता है। नेक्स्ट डे ही इसका एक सबूत उन्हें मिल जाता है। लॉटी हॉलिस्टर पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है, हिलने लग जाती है। जब नर्स ग्रुप उसे व्हिप करने आती है तो नीली लॉटी को बचाने के लिए सभी को एक साथ आगे पीछे हिलने के लिए कहती है। इससे ग्रेडी किसी को भी पनिश नहीं कर पाएगी। बात तो सही है, सभी को एक साथ रिट्रीट में भेजना तो पॉसिबल नहीं है, मगर ग्रेडी एक दूसरा रास्ता ढूंढ निकालती है उन्हें पनिश करने की। वो सभी के बाल काटने वाले थे लाइस इन्फेस्टेशन के नाम पे, मगर डॉक्टर जोसिया आकर उन्हें रोक लेते हैं। बाल काटने के बदले वो केरोसिन इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। ग्रेडी वैसा ही करती है क्योंकि ये भी एक तरह की टॉर्चर ही था। उन्हें टॉप से बॉटम केरोसिन से भिगोया जाता है, मगर इसके बाद जो होता है उसका कोई इंटेंशन ग्रेडी का नहीं था। लॉटी अपने दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खो देती है और ग्रेडी के हाथ से पाइप छीनकर खुद को आग लगा लेती है। सबके सामने भयानक तरीके से उसकी मौत हो जाती है।
नीली यहाँ से निकलने के लिए बेकरार हो रही थी। वो फिल्टर से भी अपनी प्लान शेयर करती है। इसी बीच एक दिन एक आदमी बार्थोलोम्यू ड्रिस्कॉल आते हैं डॉक्टर जोसिया से मिलने। उसे मिस्ट्री गर्ल को देखना था। एक्चुअल में वो अपनी वाइफ नीली ब्लाई को ढूंढ रहे थे। नीली इज प्रीटी एजुकेटेड, ग्रीक माइथोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है। उसकी सारी पॉइंट्स इस वाले नीली से मैच कर रहा था। इवन जब मिस्टर ड्रिस्कॉल कहते हैं कि उसके लव्ड वंस उसे बैट कहकर बुलाते हैं और उसकी बीवी नीली एक रिपोर्टर है, तो डॉक्टर जोसिया बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि नीली ब्राउन ही नीली ब्लाई है। मिस्टर ड्रिस्कॉल ही उसके हस्बैंड है जिसे वो बैट कहकर बुलाती है, और रिपोर्टर होने के नाते न्यूज़पेपर से उसके एक अलग ही कनेक्शन है। सो फाइनली नीली के अतीत के बारे में सबको पता चलने वाला था। मगर यहाँ पर ही डॉक्टर जोसिया अपना गंदा खेल शुरू करते हैं। वो मन ही मन नीली को पसंद करने लगे थे, इसीलिए वो बैट से कहते हैं कि नीली ब्राउन को ऑलरेडी किसी और फैमिली ने क्लेम कर ली है। मजबूरन बैट को वापस जाना पड़ता है, लेकिन दूर से नीली उसे देख लेती है। वो उसे पहचान पा रही थी। वो डॉक्टर जोसिया से भी पूछती है, मगर डॉक्टर जोसिया इस बात को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं। नीली ये भी समझ चुकी थी कि मेट्रन ग्रेडी के ट्रीटमेंट से पहले वो बिल्कुल ही सेम थी, ठीक थी, उसे सब कुछ याद था। वो डायरी उसका एविडेंट है, मतलब उस ट्रीटमेंट की वजह से आज वो सब कुछ भूल चुकी है। लेकिन डॉक्टर जोसिया उसे पास्ट के बारे में कुछ भी सोचने से मना कर देते हैं। वो नीली को यहीं पर कैद रखना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। उसी रात इस इंस्टीट्यूशन में एनुअल प्रोग्राम हो रहा था। नीली फेल्टन की मदद से भागने की कोशिश करती है, मगर फाइनली फेल्टन अपनी जॉब बचाने के लिए ग्रेडी से इस प्लान के जिक्र कर देती है, और ग्रेडी को भी मौका मिल जाता है नीली को रिट्रीट में भेजने के लिए। उसके हाथ पैर बांध के बेसमेंट के एक सीक्रेट कमरे में उसे ले जाया जाता है, और वहां पर होने वाली है उसकी एक्सट्रीम पनिशमेंट। उसे पानी में डुबोकर रखा जाएगा। सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे, एक पानी से भरे पॉट, एक वुडन बॉक्स, और सारे अरेंजमेंट्स को देखते ही नीली को ऐसा लगने लगता है कि वो यहाँ पर पहले भी आई थी। डॉक्टर जोसिया ने उसे एक बार कहा था कि किसी तरह के ट्रॉमा के कारण मेमोरी डिलीट हो सकती है, बट इन हर केस इसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में एक्सट्रीम प्रेशर के कारण उसकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लगती है। उसका पूरा अतीत उसके सामने आ चुका था। उसे याद आता है कि वो असल में एक राइटर है, एक रिपोर्टर है। उसे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता था, यहाँ पर कैद इन लेडीज के बारे में, इनके लेडीज के ऊपर होने वाले टॉर्चर के बारे में आइडिया था। वो इनके बारे में लिखना चाहती थी, इसीलिए वो द वर्ल्ड नाम के एक न्यूज़पेपर चीफ से जाकर मिलती है, एक सीक्रेट असाइनमेंट में निकल पड़ती है। पहले वो नीली ब्राउन नाम से एक होटल में एक रात बिताती है। उसके बाद नेक्स्ट सुबह ही वो पागलों की तरह रास्ते पर भटकने लग जाती है। फाइनली उसे इसी इंस्टीट्यूट में ले जाया जाते हैं। वो ग्रेडी के सामने अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करती है, सबके नजरों से छुपकर अपनी डायरी में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने लगती है। मगर एक दिन ग्रेडी को उसके असलियत के बारे में पता चल जाता है। पनिशमेंट के तौर पे उसे भेजा जाता है इसी टॉर्चर चैम्बर में, एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट देने के लिए, जो उसके लिए था उसके मेमोरीज को डिलीट करना। उसे तब तक पानी में डुबोकर रखा गया था जब तक वो बेहोश ना हो गई। एंड एज द रिजल्ट ऑक्सीजन की कमी के वजह से वो सब कुछ भूल गई, मगर उसकी इंस्टिंक्ट उसे कंटिन्यूअसली गाइड कर रही थी इतने दिनों से। फाइनली आज उसे सब कुछ याद आ चुका है कंप्लीटली, इसीलिए ग्रेडी उसे लेकर फिर से आई है उसी रूम में, और एक बार उसके दिमाग से सब कुछ डिलीट करने। दूसरी तरफ एट द सेम टाइम बैट को एक चिट्ठी मिलती है जिसे नीली ने उसे भेजने के लिए द वर्ल्ड के ऑफिस में रखकर आई थी। इसमें लिखा था नीली द वर्ल्ड पेपर के लिए एक सीक्रेट मिशन पे ब्लैकवेल इंस्टीट्यूट में जा रही है। बैट उसे रोक न पाए, इसीलिए वो इस चिट्ठी को 10 दिन बाद पोस्ट वैसलीन ड्राइनेस को लौटने से रोके। वैसलीन एक बार, नो ड्राइनेस बार बार। है। बैट उसे रोक न पाए, इसीलिए वो इस चिट्ठी को 10 दिन बाद पोस्ट करने के लिए कहकर गई थी। बैट को शक तो पहले से ही था, अभी उसे प्रूफ भी मिल चुका था, तो वो उसी वक्त ब्लैकवेल इंस्टीट्यूट में जाकर पहुंचता है और फेल्टन उसे ले जाती है उस टॉर्चर चैम्बर में। मगर तब तक नीली पानी के नीचे बेहोश हो चुकी थी। ग्रेडी ने अपना काम कर दिया था। डॉक्टर जोसिया को इस ट्रीटमेंट के बारे में सच में कुछ भी पता नहीं था। वो तो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में ही सोच रहा था। इस बार वो भी बैट की मदद करता है और नीली को पानी से बाहर निकालता है। नीली के सेंस लौटने में थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगता है, मगर फॉर्चुनेटली उसे अभी भी सब कुछ याद था। अभी तो मेट्रन ग्रेडी को उसे आजाद करना ही पड़ता है। फाइनली नीली 10 दिन इस नरक में बिताने के बाद बाहर निकलती है, अपनी रिपोर्ट पेश करती है और एक किताब भी 10 डेज इन मैड हाउस।
जिसके कारण वो वर्ल्ड की फर्स्ट सेलिब्रिटी रिपोर्टर बन गई थी। मेट्रन ग्रेडी, डॉक्टर जोसियर, नर्स ग्रुप सभी को पनिशमेंट मिलती है। उस इंस्टीट्यूट को भी बंद कर दिया जाता है। अभी वो एक रेसिडेंशियल आइलैंड है जहां पर मोर देन 12,000 लोग रहते हैं, मगर उनमें से कोई भी प्रिजनर नहीं है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर रियलिटी की बात करें तो एलिजाबेथ कोचरन, जिसका पेन नेम था नीली ब्लाई, वो 23 साल की उम्र में पागलपन का नाटक करके उस ब्लैकफिल्स असाइलम में जा पहुंची और असाइलम की हालत देखकर उसकी हालत भी खराब हो गई। ओरिजिनली उस बिल्डिंग की होल्डिंग कैपेसिटी थी 1000 पेशेंट्स, मगर इन 1887 वहां पर मोर देन 1600 पेशेंट्स थे। एक्सेसिव बजट कट्स के वजह से ना उन्हें ठीक से खाना मिलता था, न केयर। खाने के नाम पे उन्हें मिलता था रॉटन मीट, खराब ब्रेड और सब्जी और कंटामिनेटेड वाटर। सैनिटरी कंडीशन भी उतनी ही खराब थी। उन्हें घंटों तक पानी में रखा जाता था, भीगे कपड़ों में छोड़ दिया जाता था। सिर्फ 16 नर्सेस थे और उन्हें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी नहीं दिया जाता था। उनका बिहेवियर पेशेंट्स के प्रति बहुत ही रूड था। उन्हें लगातार 12 घंटे तक एक जगह बिठाकर रखा जाता था। कभी कभी एक साथ कुछ पेशेंट्स को बांधकर उन्हें कार्ड्स को पूल करवाया जाता था, बिल्कुल केटल्स की तरह। कंप्लेन करने पर उन्हें मारा जाता था, व्हिप किया जाता था, इवन सेक्सुअल वायलेंस भी थे। गाइस, मोर ओवर ये फिल्म रियलिटी से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। सिर्फ ब्लाई के साथ जो एक्सपीरियंस दिखाया गया है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 10 दिनों तक वो वहां पर रही और उसके बाद उसके एडिटर ने उसे बाहर निकाल लिया। नीली ब्लाई के सीक्रेट मिशन ने मेंटल हेल्थ के दुनिया में हलचल मचा दी थी, जिसके लिए उसे हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिली। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।